हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों से बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट डॉक्टर महासिंह जी राव हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ले रहे हैं और उन्होंने मुझे इसका जो सी सेक्शन है जिसमें बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो पार्ट आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। और बायोकेमिस्ट्री के पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों का सबसे पहले जो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं कि आप मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन मेटाबॉलिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म या जिसको उपापचय भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट, कैटाबॉलिज्म, दूसरा पार्ट है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन करना, काटना, तोड़ना। कोई जटिल यौगिक अपने सरल अवयवों में परिवर्तित होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दीजिए या कोई भी जटिल यौगिक या जिसे आप लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये अपने सिंपल कंपोनेंट्स में परिवर्तित होता है। तो जटिल यौगिक का अपने सरल अवयवों में परिवर्तन कैटाबॉलिज्म कहलाता है तथा इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। यदि मैं यहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शन का एक एग्जांपल लूं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और यहां पर 6O2 मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, यानी कि 6 ऑक्सीजन के अणु जो हैं वो एक ग्लूकोज के अणु का ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने पर यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी 38 ATP और 36 ATP के रूप में अलग अलग जगह पर हम डिस्कस करेंगे कि 36 ATP कहां बनेंगे, 38 ATP कहां बनते हैं। लेकिन यहां पर ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक जटिल यौगिक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने पर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये इसके सरल अवयव बनते हैं, साथ में यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कैटाबॉलिज्म जब भी होगा यहां पर एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और हम सब जानते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी यहां पर एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है और एनर्जी अगर रिलीज होगी तो रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सर्गोनिक। जैसे मैं आपको छोटे छोटे दो एग्जांपल्स दूं कि हम लोग लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें या मैं यहां पर बात करूं ऊष्मा शोषी की, जैसे मान लीजिए कि एक गर्म पानी है, उस गर्म पानी के अंदर मैं
पोटेशियम नाइट्रेट या सोडा डाल दूं तो वो पानी ठंडा हो जाता है। तो एक्चुअली में पोटेशियम नाइट्रेट ने क्या किया, उस वाटर के अंदर प्रेजेंट जो हीट थी उसका अवशोषण कर लिया। ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि कोई ठंडा पानी है, उसमें मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्लेटलेट्स डाल दूं और उसको मैं यदि हिलाता हूं, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं पानी में डिजोल्व करूंगा तो पानी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म क्यों हुआ? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने यहां पर एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? यहां पर अगर मैं बात करूं ऊष्मा रिलीज की, तो ऊष्मा छिपी। इसी प्रकार से अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का शोषण भी होता है। तो ऊर्जा जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान मुक्त होती है। ये कैटाबोलिक रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से मैं यहां पर अगर मैं बात करूं एनाबोलिज्म, देखिए एनाबोलिज्म का अर्थ है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि सरल अवयव जो हैं वो मिलकर यहां पर जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि सरल अवयव जो हैं ये मिलकर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जटिल यौगिक बनाते हैं। यदि मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये रॉ मटेरियल है, ये सिंपल कंपोनेंट है, ये दोनों मिलकर यहां पर C6H12O6 प्लस 6O2 का फॉर्मेशन करते हैं। जब यहां पर ग्लूकोज के अणु का फॉर्मेशन होता है तो मित्रों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए 54 ATP की आवश्यकता होती है। ये जब आप बॉटनी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे वहां पर आपके संबंधित टीचर डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में ग्लूकोज बनता है। तो सरल अवयवों से एक जटिल यौगिक बना, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाएगी एनाबॉलिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में यहां पर ऊर्जा खर्च होती है, यहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस जो है वो आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन है, साथ में आप लोग बता सकते हैं ये एक प्रकार की एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में अब डिस्कस जो करूंगा वो पार्ट, आप लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में पता लग गया कि मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट, एक तो आपका कैटाबॉलिज्म एक हो गया, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जटिल यौगिक जो है वो सरल अवयवों में परिवर्तित होते हैं, और एनाबॉलिज्म में क्या होगा, सरल अवयव मिलकर जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन में, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम लोग हमेशा बात करेंगे किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की। जैसे लिपिड का विखंडन लाइपोलाइसिस, जैसे ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सब के सब किस में आएंगे, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। जैसे लिपिड का सिंथेसिस लाइपोजेनेसिस या प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब कैसी रिएक्शन है, ये सब एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब हम लोग बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक चलता है, वहां भी काम आएगा। जूलॉजी के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो एनिमल फिजियोलॉजी में जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है वहां पर आपको काम आएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो आप लोगों का यहां पर कहलाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन।
रेशन। दूसरा पार्ट यहां पर कहलाएगा आप लोगों का प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पाइरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यदि हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की बात करें तो यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फ्रेंड्स मैं कहूं कि श्वसनकारी पदार्थ के रूप में यदि आपके पास यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड हैं, यदि श्वसनकारी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड है तो इस प्रकार का श्वसन कहलाएगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जिसको आप लोग कह सकते हैं प्लवनकारी श्वसन। यानी कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यदि प्रोटीन है, यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन है तो इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोटीन। तो यहां पर प्रोटीन का यदि विखंडन हो तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड का यदि यहां पर विखंडन हो तो इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकीय श्वसन को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग जो यहां पर बनेगा उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा जो भाग है उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन या इसी को हम लोग बोलते हैं ओक्सीय श्वसन, और एरोबिक को वायवीय या इसी को कहेंगे अनॉक्सीय श्वसन। यदि इनमें डिफरेंस देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा याद रखना बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। यानी कि यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, यहां पर इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O और यहां पर 36 या 38 ATP बनते हैं, जो कि लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी के बराबर यहां पर ऊर्जा रिलीज होती है। तो यहां पर एनर्जी का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है और यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। आप लोग सब जानते हैं ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लीटली यहां पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और यहां पर रिलीज होने वाली जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन अधिकांश प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में नॉर्मली रूप से इस प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग सब दिमाग में रखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होता। यहां पर अगर देखें तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है,
यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण यहां पर C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, और एनर्जी भी यहां पर 2 ATP जो कि अप्रोक्सीमेट 21 किलो कैलोरी के बराबर होती है, यानी कि एनर्जी का लेवल भी कम होता है। यहां पर देखिए ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल या एथेनॉल ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी कि यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण ग्लूकोज से यहां पर अल्कोहल बना, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही बन रहा है। तो इस प्रकार का जो शोषण है वो शोषण यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो कि एनएरोबिक कैटेगरी में आता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहां कहां देखने को मिलता है। देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी, बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एंडोपैरासाइट, यदि मैं एंडोपैरासाइट्स की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए निमेटोड जिसमें एस्केरिस आता है, अधिकांश जो एंडोपैरासाइट है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये इन पैरासाइट का एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल, पैरासिटिक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है। इसके अलावा सबसे बढ़िया एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसल्स। मित्रों याद रखिए रेड ब्लड कार्पोसल्स के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा हमारी स्टिफ्ड मसल्स या रेखित पेशियां, इनमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण मसल्स के अंदर फटिगनेस या थकान देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन आपका क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर कितने प्रकार का है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कितने प्रकार का है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।